दोस्तों नमस्कार। कल जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। खासकर जो चिंताजनक स्थिति है बीजेपी के लिए वो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कोई भी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद और जिस तरह योगी सरकार ने वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है उसके बाद बीजेपी की हालत इतनी खराब होगी। ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित निर्णय है, वो भी जनता का। इसलिए उसको हमें सबको मानना होगा और उसको सिर माथे पे रखकर अब ये सोचना होगा कि गलतियां हमसे कहां हुई। सवाल इस बात का है कि आफ्टर ऑल जब बीजेपी इतनी बड़ी तैयारी के साथ, इतनी बड़ी पार्टी, इतने संसाधन, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी इतना बड़ा चुनाव क्यों हार गई, और वो भी भारत की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश। ये कहा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब ये सब है, इतना इंपॉर्टेंस है उत्तर प्रदेश का, तो बीजेपी से कहां चूक हो गई, इसको एनालाइज करना जरूरी है। इसलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है और हम सबको इसके बारे में जरा गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो आपको याद आएगा कि ये गलतियां बीजेपी पहले भी कर चुकी है। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम बीजेपी जैसी पार्टी की बात करते हैं और जहां पे मोदी ब्रांड जैसा एक सशक्त लीडर हो, तो बहुत मुश्किल ये हो जाता है कि ज्यादा वेटेज किसको दिया जाए, ब्रांड मोदी को या बीजेपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि दिल्ली में बीजेपी हमेशा बहुत सशक्त हुआ करती थी, लेकिन आज उनकी हालत खराब है। इसी तरह से अगर बिहार का भी देखें तो कभी बीजेपी वहां बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन आज काफी वीक है। और अगर हम यही देखें तो वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु या केरला या साउथ के बाकी स्टेट, चाहे हम तेलंगाना की बात करें या आंध्रा की बात करें, और अब तो पंजाब में भी। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि जैसे मैनेजमेंट में कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, एक वेल ऑयल्ड मशीन है, तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल मिशन को भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक इतनी काबिल टीम होती है। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने मोदी ब्रांड को बहुत ज्यादा एनकैश किया और इस चक्कर में यह हुआ कि उनको लगा मोदी ब्रांड इतना पावरफुल है, ऑर्गेनाइजेशन अगर वीक भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों मिलके इस चुनौती को पार लगा लेंगे। लेकिन दोस्तों, शायद सबसे बड़ी गलती यही हो गई कि ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर करके ब्रांड पे पूरा फोकस रहा, और उसका खामियाजा यह हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गई। और उसका कारण यह भी रहा कि बाहर से आने वाले लगातार लोगों को जोड़ते रहे, और जो अपने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब हमारी क्या जरूरत है। हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी को दे दी, लेकिन जब बात आती है टिकटों की, जब बात आती है सम्मान की, जब बात आती है जिसको आप कह सकते हैं कि क्रेडिट शेयरिंग की, या तो बड़े नेता अपने पास रख लेते हैं, या जो बाहर से आए हुए, जिसको कहते हैं पैरा ड्रॉप या हेलीकॉप्टर से लैंड किए हुए लोग, उनको बीजेपी टिकटें दे देती हैं, ये कह के कि विनेबिलिटी इन्हीं के नाम से आएगी। लेकिन वो ये भूल गए कि विनेबिलिटी के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। क्लासिक एग्जाम्पल है आपका स्मृति ईरानी। 2 बार लगातार सांसद, महत्वपूर्ण पदों पे रही, सब कुछ रहा, बहुत चर्चित चेहरा, अपने आप में एक लोकल ब्रांड आप कह सकते हैं, लेकिन बगैर ऑर्गेनाइजेशन के स्मृति ईरानी भी चुनाव हार गई। और यही कारण है कि बीजेपी आधे से ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में हार गई। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने वही गलतियां दोहराई जो दिल्ली में और इससे पहले बिहार में वो दोहरा चुके थे, और यही कमजोरी बीजेपी को सता रही है, चाहे वो बंगाल हो या तमिलनाडु हो, केरला हो या साउथ के बाकी स्टेट हो, जहां पे उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है।
और ऑर्गेनाइजेशन की ताकत क्या होती है ये आप मध्य प्रदेश या गुजरात से देख सकते हैं। जहां जहां पे बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है वहां वहां पे लगातार बीजेपी की सक्सेस रेट हमारे सामने है। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस लीडर की जब बात आती है तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। आज लीडर हैं, कल कोई और भी लीडर आ सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं है, वक्त के साथ स्थितियां बदलती हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक और ऐसी चीज होती है जो कंटिन्यू करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग रही सब ठीक रहेगा, लीडर स्ट्रांग हुआ थोड़े समय के लिए आपको गेन मिलेगा। लीडर अगर कमजोर आया तो ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रेंथन नहीं है तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन अगर लीडर कमजोर है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग है आपको इसका पूरा फायदा मिल सकता है। ये बात हमें समझनी चाहिए। जहां तक बात आती है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, बीजेपी के अध्यक्ष का ये मैसेज आया कि साहब आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। जब लड़ाई इकोसिस्टम से हो, जब लड़ाई यूनाइटेड ऑपोजिशन से हो और आप अपने सबसे मजबूत धरातल पे जो आपके आधार हैं आरएसएस के संगठन, आरएसएस के करीब 40 संगठन है जो जमीन पे काम करते हैं। इतना काम तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं करते। और अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अगर आप बात करो तो एक्चुअली वो सब आरएसएस एफिलिएटेड कार्यकर्ता है। तो ये बीजेपी का कहना कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, इससे बड़ा अहंकार कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि आरएसएस अगर इनको सपोर्ट नहीं करेगी इनकी हालत हर जगह खराब हो जाएगी। ये बहुत दुख की बात है कि बीजेपी के प्रेसिडेंट को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो, इस तरह का स्टेटमेंट ना आज ना भविष्य में कभी भी बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस का जो ग्राउंड टच है वो बीजेपी से बहुत ज्यादा है। जो समाज के अंदर आरएसएस की पैठ है, पकड़ है, बीजेपी सिर्फ उसका फायदा उठा सकती है, आरएसएस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। ये बात बीजेपी की लीडरशिप को समझ में आ जानी चाहिए, चाहे वो कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो। क्योंकि अगर आरएसएस साथ नहीं है तो बीजेपी को अकेले स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत मुश्किल वाला काम होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें ताकि बीजेपी आने वाले दिनों में अपने एरोगेंस में, अपनी महत्वाकांक्षा में वहां के नेता इतनी बड़ी गलती ना कर सकें कि वो ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए दरकिनार कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मोदी या योगी जैसा ब्रांड है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि ब्रांड तब ही रिजल्ट दे पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगी, क्योंकि आप ब्रांड से अट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। बीजेपी का फेलियर एग्जीक्यूशन में रहा। ब्रांड होने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कमजोर थी, और साथ ही साथ जो उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो आरएसएस थी, इन्होंने उसको इग्नोर किया। बीजेपी को एक बात को और समझना होगा कि आपका जो टोटल वोट शेयर है वो 5 साल के कार्यकाल के बाद भी नहीं बढ़ा। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि आपने जो सीटें खोई हैं, जो बीजेपी ने सीटें खोई हैं, अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो जो वोट शेयर में कमी आई है वो मात्र 0.77% की है, 1% से भी कम। लेकिन करीब 70-80 सीटें वो हार चुके, और अगर मैं टारगेट की बात करूं तो करीब 160 सीटें टारगेट से पीछे रह गए, मात्र 1% के वोट शेयर के कमी के कारण। अब सवाल इस बात का है कि 5 साल इतनी मेहनत करने के बाद भी, दुनिया भर के स्कीम्स होने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी अपना वोट शेयर क्यों नहीं बढ़ा पाई? ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। एक तरफ हम कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री अनाज दे रहे हैं, कुल मिला के जितने लाभार्थी हुए बीजेपी से आज तक, बीजेपी की सरकार से, केंद्र सरकार से या मोदी सरकार से, उन लोगों ने भी बीजेपी को या मोदी सरकार को वोट नहीं दिया। मुझे लगता है मोदी सरकार और बीजेपी को इस पे बहुत चिंतन करना होगा, गहन चिंतन करना होगा कि ऐसा हम क्या कर गए कि सब कुछ होने के बाद भी लोगों ने हमारे को साथ नहीं दिया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही वो ये रही कि आप कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे थे। ये बात सही है कि देश में काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सब कुछ हुआ है, लेकिन जो आम आदमी की जरूरतें हैं उसको समझना होगा। मुझे लगता है कि अब पॉलिटिक्स का टाइम खत्म हो गया है, अब गवर्नेंस का टाइम शुरू हुआ है।
गवर्नेंस का मतलब है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर होना चाहिए जो टेंजिबल हो, जो नोशनल ना हो। उदाहरण के लिए जब आप कहते हैं कि हमने आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, मेडिकल क्लेम दे दिया, कहने का मतलब यह है कि अगर 100 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं, अगर 1% की दर से, तो सिर्फ 1 करोड़ लोगों को ही पता लगेगा कि उनका फायदा हुआ। बाकी 99 करोड़ लोगों को तो पता ही नहीं लगेगा कि इस स्कीम का मतलब क्या है। तो स्कीम इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा लोगों को जिसके कारण उनको लगे कि उनके जो लाइफ में टेंजिबल गेन हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये रहा कि नैरेटिव मिसिंग रहा। इस बार पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर गवर्नेंस की बात नहीं हुई। निश्चित रूप से ऑपोजिशन को टारगेट किया गया और किया भी जाता है, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव था वो आम आदमी से दूर था। उदाहरण के लिए हमने राम मंदिर की बात करी, लेकिन राम मंदिर अयोध्या में भी आज अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इमोशनल मुद्दे से ज्यादा लोग अब टेंजिबल गेन की तरफ जा रहे हैं। ये एक इलेक्शन शिफ्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ऑपोजिशन को वोट नहीं दिया, यह बात भी सही है, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन के भी कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज वोट नहीं पड़े हैं, लेकिन जो मार्जिनल वोट बीजेपी के कम हुए हैं उसके कारण बीजेपी की बहुत सारी सीटें चली गई। उसका कारण यह रहा कि जो कंसोलिडेटेड वोट परसेंटेज था, जो स्प्लिट होता था ऑपोजिशन में, वो इस बार कंसोलिडेट हो गया। इसका मतलब आने वाले चुनाव में एक मैसेज बहुत क्लियर है कि जब भी देश में चुनाव होंगे तो जो मैसेज होगा वो होगा बीजेपी वर्सेस रेस्ट। ऑपोजिशन को यह बात समझ में आ गई। अब ऑपोजिशन एक साथ रह पाता है या नहीं, क्योंकि झगड़े वहां भी शुरू होंगे। अब सवाल इस बात का है कि ऑपोजिशन जो स्ट्रेंथन हुआ है, इसकी लीडरशिप कौन करेगा? क्या कांग्रेस करेगी? नंबर के हिसाब से कांग्रेस करेगी, लेकिन विद इन कांग्रेस राहुल गांधी करेंगे क्योंकि 2 सीटों पे जीते हैं, या कोई और नेता करेगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन अब लोकसभा में कौन होगा? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार आ जाती है वो यही कि यूपी के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, हम अभी तक बात करते थे MY फैक्टर की, मुस्लिम यादव फैक्टर की, लेकिन ऑपोजिशन ने इस बात को समझ लिया कि हम सिर्फ इस फैक्टर पे रहेंगे तो हम बाकी जातियों को इग्नोर कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड किया। आफ्टर ऑल जब उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया तो उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक में एनक्रोचमेंट किया। अब सवाल इस बात का है कि बीजेपी के पास जो वाइडर बेस था, जब उस पर ऑपोजिशन एनक्रोच कर रहा है, तो बीजेपी क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाएगी जिसके कारण जो वोट कभी उनके पास नहीं आए वो उनको मिले? पहली बात। या जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वोट देने नहीं गए, क्या उनके लिए कोई एक्शन प्लान होगा कि आप कुछ भी करिए लेकिन आपको वोट देना ही होगा? सिर्फ ये कहना कि चलो मोदी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमने वोट नहीं दिया तो फर्क ये पड़ता है कि आप 400 से 240 पे रुक गए। क्या ये मैसेज कि हर वोट मैटर करता है बीजेपी के लिए, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी इस पे कोई काम करेगी? जहां तक बात है पन्ना प्रमुख की, तो पन्ना प्रमुख की क्या जिम्मेवारी थी जिनके यहां से वोटर वोट देने नहीं गए? क्या वो डिमोरलाइज थे? क्योंकि इस बार अगर आप देखें तो पिछले चुनावों के मुकाबले बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल कैडर था वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं था। पहले लगातार हर दूसरे दिन बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई कार्यकर्ता आते थे और वोटर्स को घरों में आके मोटिवेट करते थे कि इस बार आपको बीजेपी को देना है, मोदी को जिताना है, वगैरह वगैरह। इस बार सिर्फ पर्ची देने आए, कोई कैनवासिंग नहीं, कोई कैंपेनिंग नहीं। ये बात अलग है कि गर्मी बहुत थी, लेकिन जब चुनाव हो और 5 साल की रणनीति की बात हो तो गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आफ्टरऑल किसान भी गर्मी में काम करता है, मजदूर भी करता है, तो क्या बीजेपी का कार्यकर्ता गर्मी में काम नहीं कर सकता? और अगर बीजेपी का कार्यकर्ता गर्मी में काम नहीं कर सकता तो फिर आप वोटर से कैसे उम्मीद करते हो कि वो गर्मी में निकले और बीजेपी को वोट दे? ये बातें बहुत गंभीर हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आपका क्या असेसमेंट है कि बीजेपी क्यों हारी यूपी में? क्योंकि पूरे चुनाव का विश्लेषण अगर हम देखें
तो बाद में करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि 5 साल की मेहनत के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर क्यों नहीं बढ़ा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब बीजेपी को ही ढूंढना होगा। आपका क्या सुझाव है या आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आपसे विदा चाहता हूं। वंदे मातरम।